मम्मी जी, मेरे ऑफिस जाने का समय हो रहा है। आप दर्श को दूध पिला देना और कुकर में उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी चढ़ा देना। और हाँ, दर्श दोपहर को जब सोकर उठे तो ऑरेंज जूस भी बना देना। उसमें बर्फ मत डालना, नहीं तो गला पकड़ लेगा। और मन्नत जब स्कूल से आए तो बस स्टॉप पर जाते वक्त छतरी ले जाना मत भूलना। बहुत तेज धूप है, उसका बैग भी भारी है, तो बैग आप ही उठा कर लाना। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। उदित को लंच के साथ सलाद देना मत भूलना, वरना वो खाना नहीं खाएंगे। रचना अपनी सास मोहिनी जी को रोज की तरह सारे दिशा निर्देश देकर ऑफिस के लिए चली गई। उन्होंने अपने बेटे उदित का लंच बॉक्स तैयार किया, साथ में दही सलाद भी रख दिया। फिर उसे नाश्ता देकर वो खुद भी पूजा करने लगी थी कि 1.5 वर्ष के दर्श उठकर मम्मी मम्मी कहकर रोने लगा। मोहिनी जी ने उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। तभी उदित टिफिन लेकर ऑफिस चला गया तो कामवाली बाई आ गई। अरे, तू आज जल्दी आ गई, थोड़ी देर रुक जा, मैंने अभी तक घर भी नहीं समेटा है। बच्चों ने सारा घर बिखरा दिया है। और वो जल्दी जल्दी घर समेटने लगी। मैम साहब, ये तो आपका रोज का है, मुझे देर हो जाती है। एक यही घर नहीं है, और भी घर काम करने जाती हूँ। सब ऐसे ही करने लगेंगे तो शाम तक मैं यहीं रहूंगी क्या? मेरे भी घर बार बाल बच्चे हैं। काम वाली जल्दी मचा रही थी तो मोहिनी जी ने भी जैसे घर था वैसे ही समेट दिया और वो झाड़ू पोछा करके चली गई। वो रसोई में गई तो बर्तन का ढेर देखकर उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने सारी बिखरी रसोई ठीक की और बर्तन धोने लगी। तभी दर्श रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगता है और गीले में फिसल जाता है तो फिर से रोने लगता है। मोहिनी जी घबरा जाती हैं और उसे गोद में लेकर चुप कराती हैं, बहलाती हैं। तभी रचना का फोन आता है। आपने दर्श को दूध पिला दिया क्या? और हाँ, अगर पिला दिया तो उसे नहलाने से पहले उसकी अच्छे से मालिश कर देना। उसकी सारी स्किन रूखी हो रही है। और बिना कुछ कहे सुने फोन रख दिया। उन्होंने फटाफट से उसकी मालिश की और खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर सोचा खिचड़ी बना दूं, पर कुकर साफ नहीं था तो भगोनी में खिचड़ी चढ़ा दी और दर्श को नहलाने लगी। 1.5 वर्ष का दर्श थोड़ा सा चुलबुला भी था और थोड़ा शरारती भी। पानी लेकर उन पर ही डालने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पोते को नहलाया। तभी रचना का फिर से फोन आ गया। दर्श को खिचड़ी खिला दी क्या? उसके खाने का समय हो गया है। अभी खिचड़ी बन रही है, मैं बनते ही तुरंत खिलाती हूँ, मोहिनी जी ने जवाब दिया। तभी रचना ने वीडियो कॉल कर दिया और गैस पर भगोनी देखकर वो उन पर चिल्लाने लगी। आप भी हद करती हैं, भगोनी में खिचड़ी चढ़ाई है, इसमें तो अच्छे से पकेगी भी नहीं और मेरा बच्चा भी भूखा रह जाएगा। आपने कुकर में क्यों नहीं चढ़ाई? अब तक तो बच्चे का खाना भी बन जाता। मोहिनी जी क्या कहती, रचना लगातार बोले जा रही थी। फिर खुद ने ही फोन रख दिया, शायद उसके केबिन में कोई आ गया था। मोहिनी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आप को संभाला, तब तक खिचड़ी भी बन गई थी। उसे ठंडा करके दर्श को खिलाने लगी। बच्चे इतनी आसानी से कहाँ कुछ खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाना भी बड़ा मुश्किल है। एक जगह बैठकर तो बिल्कुल नहीं खाते। दर्श के पीछे दौड़ भाग करके वो थक गई थी। थोड़ी देर थककर बैठ गई। अब उन्हें भी भूख लगने लगी थी। रसोई में से नाश्ता लेकर खा लिया, पर अभी बर्तनों का ढेर रखा था। बेटे बहू इतना कमाते हैं, फिर भी बर्तन वाली नहीं लगाते हैं, सिर्फ झाड़ू पोछा वाली लगा रखी है। वो भी इसलिए कि उनका बेटा गंदे आंगन में खेले नहीं। उम्र 65 की ज्यादा नहीं थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले ही बूढ़ा बना देती है। डायबिटीज के कारण जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी मोहिनी जी को भूख लगती थी। उदित उनकी एकमात्र संतान थी। उसी का पालन पोषण किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अभी 10 साल पहले पति की मौत हुई थी। तब तक उदित नौकरी पर लग गया था। उनके जाने के बाद रचना घर की बहू बनकर आई। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू को वो नहीं लाना चाहती थी, पर बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं। उदित को रचना से ही शादी करनी थी। उन्होंने समझाया भी था कि बेटा, तू और बहू दोनों नौकरी पर चले जाएंगे तो मैं घर में अकेली क्या करूंगी। पर उदित ने भी जवाब दे दिया, मम्मी, बड़ा शहर है, भारी खर्चे हैं, पत्नी भी कमाएगी तो घर अच्छे से चलेगा, वरना एक की कमाई से पार नहीं पड़ता है। फिर मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां कमाती हैं, ऑफिस जाती हैं, तो मैं घरेलू लड़की अपने लिए नहीं लाऊंगा।
ऐसा नहीं था कि उदित की नौकरी अच्छी नहीं थी, पर उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ये दिखाना था कि मेरी पत्नी मामूली सी गृहिणी नहीं है, बल्कि वो भी अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा है। उदित ने जिद की और रचना से शादी कर ली। अभी तक मोहिनी जी ही घर और रसोई संभाल रही थी। बहू के आने के बाद भी उन्हें सहारा नहीं मिला, बल्कि उनका और काम बढ़ गया। बहू तो रसोई में पैर नहीं रखती थी, उनको ही दोनों का टिफिन बनाकर देना होता था। उन्होंने सोचा नई नई बहू है, अभी समय लगेगा, पर रचना को खाना बनाना पसंद नहीं था और उसके पास समय भी नहीं था। ऑफिस आने जाने में वो व्यस्त रहती थी। मोहिनी जी ने सोचा कोई बात नहीं, बेटे के साथ बहू का खाना भी वो बना लेंगी। पर जब रचना पहली बार गर्भवती हुई, तब भी वो घर पर तो रहती थी, पर रसोई में पैर नहीं रखती थी। मोहिनी जी ने तब भी एक अच्छी सास की तरह उसकी देखभाल की, उसका बहुत ही ख्याल रखा। अपनी पहली बेटी मन्नत के जन्म के कुछ महीनों बाद रचना फिर से काम पर जाने लगी। अपनी पोती को मोहिनी जी बहुत प्यार करती थी और उसका हर काम वो ही करती थी। तब घर में झाड़ू पोछा, बर्तन वाली और खाना बनाने वाली भी आती थी। वो घर भी देख लेती थी और अपनी पोती के साथ भी खेलती थी। धीरे धीरे उन्हें डायबिटीज हो गई और शरीर में थकावट सी रहने लगी। वो घुटनों के दर्द से भी परेशान रहने लगी। अब मन्नत नर्सरी में आ गई थी तो दर्श का जन्म हो गया। अब पहले जितनी उनमें जान नहीं थी। रचना दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि इस महंगाई में एक बच्चा ही पालना भारी है, तो दो बच्चे कैसे पलेंगे। लेकिन उदित का मन था कि मन्नत अकेली नहीं रहे, उसे अपना भाई बहन कोई तो मिल जाए। दर्श के जन्म के बाद रचना ने महंगाई का हवाला देकर खाना बनाने वाली हटवा दी। मम्मी जी घर पर ही तो रहती हैं, तो यही खाना बना दिया करेंगी। अब दो बच्चों का खर्चा बढ़ गया है, तो कहीं पर तो कटौती करनी ही होगी। दर्श अब बड़ा हो रहा था, पर उदित और रचना अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती थी तो मॉल में शॉपिंग और मूवी या दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करते थे। मोहिनी जी दोनों बच्चों को दिन भर संभालते हुए थक जाती थी। उस पर घर का काम और खाना भी था। मोहिनी जी से अब ये सहन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा था बहू नई नई है, कैसे घर संभालेगी। फिर ये ख्याल किया कि बहू गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर ये ख्याल किया कि बहू के पहला बच्चा है, उसे कहाँ बच्चे पालना आता होगा। फिर ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेली दो बच्चों और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब तो पानी सिर के ऊपर से गुजर गया था, अब उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। बेटे उदित को भी बस या तो पैसा कमाना था या किसी भी तरह पैसा बचाना था। उसे भी अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी और माँ पर वो दोनों खर्च भी नहीं करते थे। वो वहां दोनों वक्त का खाना खाती थी, पर वो भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोते पोती हर दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उसकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वो प्यार भी बोझ सा लगने लगता है। एक रविवार दोनों बेटे बहू जब उठे ही थे तो मोहिनी जी ने कहा कि वो गांव में जाकर रहना चाहती हैं। अब यहाँ पर उनका मन नहीं लगता है। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत ठीक रहने लगे। ये सुनकर रचना जवाब देती है, अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा? यहाँ तो 4 वक्त का खाना आप मुफ्त में घर बैठे खाती हैं। आपको गांव में जाकर क्या मिलेगा? ये मुफ्त की एसी की हवा और ये शानदार सोसाइटी का रहन सहन गांव में कहाँ मिलेगा? फिर मन्नत और दर्श को कौन संभालेगा? इन्हें तो आप ही चाहिए। ये सुनकर मोहिनी जी का दिल भर आया। बहू, मैं यहाँ मुफ्त का नहीं खाती हूँ, 3 समय बर्तन मांजती हूँ, तीनों वक्त का नाश्ता खाना बनाती हूँ, तुम्हारे दोनों बच्चों को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए कोई दिन भर की मेड रखोगी तो तुम्हारे 14-15 हजार आराम से खर्च हो जाएंगे। तुम्हारे रुपए बचाती हूँ, मैं तो मुफ्त में नहीं खाती, पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ। खाना खाती हूँ पर वो तुम बोझ समझकर देती हो। तुम्हारे पति को पालने में, बड़ा करने में मैंने लाखों खर्च कर दिए हैं। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर भी मुझे बैठाकर खिलाओगे तो भी ये कर्ज नहीं उतार पाओगे। आज तुमने 2 रोटी की कीमत गिना दी। तुम्हारे लिए मेरे प्यार, परवाह और इस घर के प्रति समर्पण की कीमत बस यही 2 रोटी है। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने तो अपनी सास को ही मुफ्तखोर बता दिया। मुझे तुम्हें अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है।
लेकिन जब अपना बेटा ही अपना न रहा तो तुम तो फिर भी पराये घर से आई हो। इसे भी अपनी माँ की तकलीफ परेशानी नजर नहीं आती है, बस पैसे कमाने की धुन है। कभी उदित ने आकर पूछा कि माँ तुम कैसी हो? माँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अस्पताल भी मैं अपनी सहेली के साथ जाती हूँ और खुद की दवाई भी मैं खुद तेरे ससुर के पेंशन के रुपयों से लाती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए, बहू और दोनों बच्चों के लिए बहुत किया है, पर अब और नहीं कर सकती। तुम तुम्हारे बच्चे और घर संभालो। वैसे तो ये घर मेरे पति और मेरा बसाया हुआ है, पर एक माँ होकर अपने बच्चों को बेघर नहीं कर सकती हूँ। इस घर में तुम्हें बहू बनाकर लाई थी, तो तुम्हें कैसे घर से जाने को कह दूं? तुम दोनों को तो शर्म नहीं है, पर मेरी आंखों में अभी भी शर्म का पानी बचा हुआ है। बस मुझे अब इस घर से जाना है। इस उम्र में बीमारी संभालो, रसोई संभालो या घर संभालो, छोटे बच्चे संभालो। रचना, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारे बच्चों की आया नहीं हूँ। अपने बच्चे खुद संभालो या एक मेड रख लो, मुझसे तो ये सब संभाला नहीं जाता। रही बात खर्चे की, तो मैं तुम दोनों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति की पेंशन ही काफी है और मैं उन पैसों से सम्मान की 2 रोटी खा सकती हूँ। बहू, तुम जब भी ऑफिस जाती थी, दर्श के खाने पीने के लिए 10 बार फोन कर देती थी। कभी मुझसे भी पूछती थी कि मम्मी जी आपने खाना खाया या नहीं, समय पर दवाई ली या नहीं। क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है? जिस माँ ने तुम्हारे पति को बड़ा किया, जो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तो उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है? उदित और रचना दोनों बेटे बहू की नजर शर्म से झुक गई। वो कुछ कहने लायक नहीं रहे थे। मोहिनी जी की भावनाओं को उन्होंने कभी समझा नहीं। अब दोनों क्या कहते, उनकी बोलती बंद हो गई। अब इतने सालों से मोहिनी जी ही घर संभाल रही थी, तो उन्हें घर और बच्चों की आदतों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। दोनों बेटे बहू की आंखें खुल गईं। आज उन्हें रह रहकर अपनी गलतियां याद आ रही थीं। तभी उदित बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो। कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी ही माँ के दर्द और तकलीफ को भूल गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और रचना को तो घर के बारे में और बच्चों की आदतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी रचना भी माफी मांगती है, मम्मी जी मुझे भी माफ कर दो। आपने माँ बनकर हम सबका ध्यान रखा और मैंने आपको कभी सास समझकर आपका आदर सम्मान नहीं किया। आप चली जाएंगी तो दोनों बच्चे कैसे रहेंगे? इन्हें आपकी आदत हो चुकी है। मोहिनी जी पिघल जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। अगले दिन से बर्तन वाली और खाना बनाने वाली रख दी जाती है, पर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी मोहिनी जी खुद ही लेती हैं, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान की संतान से कभी मोह नहीं छूटता है। कुछ लोग बुजुर्गों को साथ तो रखते हैं, पर उन्हें नौकर बना लेते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते। अपनी संतान को पालने और बड़ा करने में ही माता पिता थक कर चूर हो जाते हैं। बुढ़ापे में फिर से उन पर वो ही जिम्मेदारी दी जाए तो उस उम्र में वो कैसे निभा पाएंगे? 2 रोटी के लिए बच्चे गिना देते हैं। बुजुर्गों को सम्मान से 2 सूखी रोटी भी दोगे तो वो बहुत आशीर्वाद देंगे, लेकिन उन्हें बोझ समझकर पकवान भी खिलाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हर संतान का कर्तव्य है कि जैसे वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने माता पिता का भी ध्यान रखें। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।